Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, today we are going to tell you about direct method. Before that, we have taught you grammar translation method. Now we are going to have a touch on direct method. डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसको डीएम भी बोलते हैं। ये टोटली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के उलट है, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ ही इसको बनाया गया था। टोटली आप जो चीज़ें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर पढ़ेंगे वो उसकी उलट चीज़ें आप डायरेक्ट मेथड के अंदर पढ़ेंगे। और ये मेथड जो है ये 19वीं सेंचुरी के लास्ट के अंदर और 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के अंदर स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है जी, एक चीज़ याद रखिएगा, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पोकन लैंग्वेज को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन था उसके अंदर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट पे ज़्यादा हमने फोकस किया था। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको ज़रा आप गौर से देखें। इस तरह आगे चलते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लैंग्वेज को ही सिखाएंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज को, इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, या फिर वो बंदा अपने जहन के अंदर लेके जाएगा, उसकी मेडिटेशन करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद जाके वो ग्रामर्स के थ्रू उसकी ट्रांसलेशन करेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो हम उसको डायरेक्ट समझाएंगे उसकी लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश उसको सिखाना चाह रहे हैं तो टोटली इंग्लिश के अंदर ही उसको पढ़ाएंगे, और कुछ भी उसके अंदर उर्दू या सराइकी के अंदर हम ये जो उसकी मदर टंग है उसके अंदर ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इस तरह वो आगे कहता है नेटिव स्पीकर्स यूज़ देयर लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेटिंग। जिस तरह नेटिव स्पीकर्स हैं ना, वो अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं और उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते, वैसे ही उसका जवाब दे देते हैं। सिमिलरली हमने फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग वैसे ही समझानी है उनको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, यानी डायरेक्ट उस लैंग्वेज के अंदर कोई ट्रांसलेशन वाला मेथड नहीं होगा। इस तरह वो आगे कहता है इसका एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग्स। वो कौन सा प्रिंसिपल है? अननोन टू द अननोन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हमने पढ़ा था नोन टू द अननोन। ठीक है, पहले वो चीज़ बताएंगे जो वो जानता है, बाद में वो चीज़ बताएंगे जो वो नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, उलट है, अननोन टू द नोन, यानी पहले वो चीज़ बताएंगे जो वो नहीं जानता, फिर वो बताएंगे जो वो जानता है, फिर इसका रिलेशन करके उसको समझाएंगे। इस तरह वो आगे कहता है द डीएम डिफर्स फ्रॉम जीएमटी इन बोथ ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। ये नहीं वो कहता है डायरेक्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव मकसद पढ़ाने का अलग है, जीएमटी अगर हमने पढ़ाया तो उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग है, मेथड भी अलग है। जिस तरह डायरेक्ट मेथड के अंदर हम फोकस करते हैं ज़्यादातर स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन जीएमटी के अंदर हम ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। इस तरह वो कहता है डीएम सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब यहाँ पर वो चीज़ सामने आ गई आपके कि जीएमटी का जो मेन मकसद है वो क्या है, वो स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, कि वो स्टूडेंट जो है या वो लर्नर जो है वो लैंग्वेज को बोल सके और साथ साथ उसको अंडरस्टैंड, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन वो कहता है इन जीएमटी इट इज़ टू ट्रांसलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो कहता है जीएमटी के अंदर क्या होगा, हमें कोई भी टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और वो ग्रामेटिकल रूल्स के ज़रिए हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब बात करता है, वो कहता है कि इसके और भी नियम्स हैं। डायरेक्ट मेथड को हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं द रिफॉर्म्ड मेथड, द मॉडर्न मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामेटिकल मेथड। इसी तरह ये सारे नेम आप देख लें। मॉडर्न मेथड हो गया, नेचुरल मेथड है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, क्योंकि वो जीएमटी था जो ग्रामेटिकल था, ये एंटी ग्रामेटिकल है। इसी तरह एंटी क्लासिकल है, क्योंकि वो क्लासिकल था तो इसको एंटी क्लासिकल भी कह सकते हैं। द रेशनल मेथड भी हम कह सकते हैं, द सेंसिबल मेथड भी कह सकते हैं, द कन्वर्सेशन मेथड भी कह सकते हैं, द ओरल मेथड एंड द कंक्रीट मेथड। सारे इसके नाम हैं, इसको आप याद कर लीजिए। इंथुजियास्टिक स्पोर्ट्स ऑफ डीएम हु इंट्रोड्यूस इट इन फ्रांस एंड जर्मनी। सबसे पहले इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया था, फ्रांस और जर्मनी के अंदर, एंड इट बिकेम वाइडली नोन
in the United States through its use by Xavier and Charles Berlitz in successful commercial language schools। अब वो कहता है सबसे पहले इनको जर्मनी और फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो फेमस हुआ और यूज़ किया गया वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यूज़ किया गया। और इसको यूज़ करने वाले कौन थे? सेवियर एंड चार्ल्स बर्लिट्स। उन्होंने कमर्शियल लैंग्वेज स्कूल के अंदर इस मेथड को अप्लाई किया था। इस तरह आगे आ जाते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो रिचर्ड्स एंड रॉगर्स समराइज द की फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मेथड दस। वो कहता है कौन कौन से की फीचर्स हैं इसके, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला वो होगा कि बच्चों को अगर या आपने किसी भी बंदे को लर्नर को फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है तो उसके अंदर क्या करना है आपने? सबसे पहले क्लासरूम के अंदर जो सिखाना है दैट विल बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन दैट टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, जो लैंग्वेज होगी टारगेट लैंग्वेज उसके अंदर ही हम सिखाएंगे। नो यूज़ ऑफ मदर टंग, मदर टंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे ट्रांसलेशन के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए। मदर टंग इस्तेमाल नहीं होगी। टोटली क्लासरूम का जो माहौल होगा वो टोटली उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही होगा। इस तरह वो कहता है आगे ओनली एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस आर टॉट। मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये होता है कि बच्चा बोल सके, तो वो डेली लाइफ के अंदर जितने भी वर्ड्स और सेंटेंसेस बोले जाते हैं हम वो सिखाएंगे उसको। आगे वो कहता है कंक्रीट वोकैबुलरी और एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी की बात करता है। तो कंक्रीट वोकैबुलरी वो होती है ऐसे अल्फाज जिनका कोई वजूद भी हो। जैसे कि मैं कहता हूँ पीनट, तो पीनट जो है ना इसका कोई वजूद है, इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इस तरह के अल्फाज जिनके कोई ऑब्जेक्ट भी आपके जहन के अंदर आ जाए तो वो कंक्रीट वोकैबुलरी का हिस्सा होते हैं दरअसल। वो कहता है कंक्रीट वोकैबुलरी इज टॉट थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स। इस तरह की चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर समझाना है, हमने उसको ट्रांसलेट तो नहीं करना। फिर बच्चे के वोकैबुलरी के अंदर भी वो वर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको पिक्चर दिखा के समझाएंगे या फिर कोई तस्वीर दिखाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन उसको डिटेल के अंदर बताएंगे कि ये इस तरह का बना हुआ होता है, इसकी शक्ल यूँ होती है यूँ होती है, वो फिर उसको समझ आ जाता है। और बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी की, तो ऐसी वोकैबुलरी जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, यानी आप कोई अल्फाज आपके जहन में आ जाता है तो उसकी शक्ल आपके जहन के अंदर नहीं आती। जिस तरह मैं कहता हूँ हेट, नफ़रत, अब ये एक लफ्ज़ है लेकिन आपके जहन के अंदर अब नफ़रत की शक्ल तो नहीं आएगी ना। इसी तरह लव होता है, इसकी भी कोई शक्ल नहीं है, कोई कंक्रीट वोकैबुलरी नहीं है, ना इसको आप टच कर सकते हो। इसी तरह ऑनेस्टी है, इसको भी आप नहीं देख सकते किस तरह की होती है ऑनेस्टी। तो इस तरह के वर्ड्स जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी का हिस्सा होते हैं। तो वो कहता है इनको हम क्या करेंगे, इज टॉट बाय द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। इस तरह के अल्फाज को हम आइडियाज़ के ज़रिए बच्चों को समझाएंगे। इस तरह आगे वो कहता है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिल्ट अप। मेन फोकस क्या होता है, मकसद क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बढ़ें, वो बोलना सीख जाए। इस तरह वो कहता है ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। हमने जीएमटी के अंदर पढ़ा था डिटेक्टिवली, वहाँ पर हम सिखाते थे उसको, यानी पहले हम क्या करते थे वहाँ पे, सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते थे फिर उसके रूल्स और एग्जांपल्स बताते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उलट है, इंडक्टिवली। अब सबसे पहले हमने एग्जांपल्स बतानी है उसकी, फिर उस एग्जांपल को लेके हमने उसकी डेफिनेशन बनानी है। इस तरह वो कहता है नए जो पॉइंट होते हैं, नए टीचिंग पॉइंट्स और न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर टॉट थ्रू मॉडलिंग एंड प्रैक्टिस। जो न्यू टीचिंग पॉइंट्स होंगे उनको हम मॉडलिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। आगे वो कहता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो स्पीच एंड लिसनिंग के ऊपर होगा। डायरेक्ट मेथड है, यानी बच्चा बोल भी सके और सुन भी सके और समझ भी सके और एट द स्पॉट जवाब भी दे सके। फ्लुएंसी उसकी क्या है, इस पर ज़्यादा मैटर करती है। आगे वो कहता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर एम्फसाइज्ड। अब इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, उसने बोलना है, तो बोलने के लिए लाजमी है कि उसकी जो वोकैबुलरी है, जो उसके सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट होने चाहिए ताकि अगले बंदे को समझ आ सके। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेट करके लिखी हुई चीज़ कोई भी बंदा पढ़ सकता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती।
आगे वो कहता है लर्निंग इज बाय साउंड। यहाँ पर क्या होगी, लर्निंग जो होगी वो साउंड के जरिए यानी आवाज़ के जरिए वो बोलेगा है टीचर और स्टूडेंट सुनेगा। यहाँ पर साइड का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई चीज़ उसको दिखाई नहीं जाएगी। सेंटेंसेस आर यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, और इसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो यूनिट होंगे जिसके ज़रिए वो बोल चाल होगा। यहाँ पर वर्ड्स नहीं होंगे बल्कि सेंटेंसेस ही होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं मेरिट्स की, एडवांटेजेस की। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला वो कहता है कि ये जो मेथड है इट पुट्स एम्फेसिस ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द लर्निंग इंग्लिश। वो कहता है सबसे पहले ये होगा कि आपकी एक्टिव साइड इस पर ज़्यादा वो होती है, एम्फेसिस होती है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और आपकी जो मदर टंग होती है उसको हम बिल्कुल टच नहीं करते। जैसे ही आपकी मदर टंग को हम टच नहीं करेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि जैसे आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज, आप उसी के अंदर डायरेक्टली जवाब देंगे। कोई भी आइडिया आपका इधर उधर नहीं जाएगा, आप ग्रामर रूल्स को नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट जो भी बोलेगा बंदा आपको वो समझ आ जाएगी और आप उसका डायरेक्टली आप जवाब देंगे। यानी इसके अंदर क्या होगा, फ्लुएंसी या उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। आगे वो कहता है कि यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम दो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, एबिलिटी टू स्पीक, यानी एक तो वो लर्नर जो होगा वो बोलना सीख जाए, दूसरा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और उसको इंग्लिश को सीख भी जाए, समझना यानी बोलना भी सीख जाए और समझना भी सीख जाए। आगे वो कहता है इट हेल्प्स क्रिटिकल स्टडी बिकॉज अप्रिसिएशन इज़ बेस्ड ऑन कम्प्रीहेंशन। वो कहता है क्रिटिकल स्टडी इस पर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी स्टूडेंट उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। आगे वो कहता है इट्स अप्रोच इज साइकोलॉजिकली साउंड, यानी इस मेथड के अंदर साउंड पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। वो साउंड जाए आपके दिमाग के अंदर, आप उसको एनालिसिस करें और उसको फ़ौरन से जवाब दें, यानी स्पीक्स परसीड्स रीडिंग। आगे वो कहता है बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। आप क्या करें, आप कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते और उसको आप टारगेट लैंग्वेज के अंदर समझा भी नहीं पा रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसको पिक्चर्स वगैरह या ऑडियो विजुअल मटेरियल्स कुछ दिखा देते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को देख के आप बच्चे को फिर वही टारगेट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके देते हैं, फिर उसको अच्छे से समझ आ जाता है। बात करते हैं डीमेरिट्स की या फिर डिसएडवांटेजेस की। तो स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्ट मेथड है इज़ अ मिसनोमर, यानी उसको नेम ही गलत दिया गया है। कैसे? वो कहता है डायरेक्ट मेथड जो है इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनको हम ट्रांसलेट किए बगैर समझ ही नहीं सकते। तो कहता है सबसे पहला इसका ड्रॉबैक यही है कि कुछ इस तरह के अल्फाज हैं जो हम डायरेक्टली नहीं समझा सकते जब तक हम उसको नेटिव लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट ना करें। तो सबसे पहले इसका ड्रॉबैक ये है। जिस तरह वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स या एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी है, जिससे ऑनेस्टी है या ब्यूटी है, तो इसको आप क्या करते हो, दीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स इन इंग्लिश। तो ये सिंपली इस तरह स्टूडेंट्स को हम नहीं समझा सकते जो कि मुकम्मल तौर पे इंग्लिश अगर सीख रहा है और है भी नया बच्चा, तो उसको हम कैसे सिखाएंगे कि ऑनेस्टी क्या है, ब्यूटी क्या है, जब तक हम उसको ट्रांसलेट करके नहीं देंगे उसकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर। इस तरह वो कहता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है ऊपर कि इसके अंदर स्पीच को ज़्यादा फोकियत दी गई है, स्पीच के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, यानी बोल चाल के ऊपर। लेकिन वो कहता है इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन इसके अंदर फिर स्टूडेंट्स की जो वीक पॉइंट्स दूसरे बात जाएंगे वो रीडिंग और राइटिंग, यानी वो बोल तो सकेगा लेकिन वो रीड नहीं कर सकेगा और लिख भी नहीं सकेगा। ये दो एबिलिटीज़ फिर उसकी ख़त्म हो जाएंगी, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर इसके अंदर वो क्या होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। देयर इज़ अ साइजेबल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न मोर थ्रू विजुअल इम्प्रेशंस दैन थ्रू स्पीकिंग। वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के भी होते हैं, या फिर वो कहता है साइजेबल सेक्शन है, थोड़े से इस तरह के भी होते हैं जो स्पीकिंग के ज़रिए नहीं रीडिंग के ज़रिए भी सीखते हैं। तो हम उसको किस तरह सिखाएंगे, तो ये भी एक ड्रॉबैक होगा। ठीक है, सबसे पहले यही था कि मिसनोमर है, गलत नेम दिया गया है, बहुत सारे अल्फाज इस तरह हैं जो हम नहीं ट्रांसलेशन के बगैर उनको समझा सकते, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग पे बड़ा अफेक्ट होता है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर
कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कि रीडिंग के ज़रिए सीखते हैं, उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ इतनी जल्दी वो स्पीकिंग से नहीं सीख सकते, तो ये भी ड्रॉबैक है कि वो भी अफेक्ट होंगे। फोर्थ इसका मेथड ये है कि इसके अंदर लार्ज क्लास के लिए ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 80 की क्लास है, 70 की क्लास है, तो वहाँ पर आपने उनको अगर सिखाना है तो एक एक बच्चे को तकरीबन आप 1/2 मिनट आप देंगे तकरीबन, तो आधे मिनट के अंदर वो क्या सीखेगा। तो बड़ी क्लास के लिए भी ये प्रैक्टिसेबल नहीं है। इस तरह वो कहता है टीचर्स विद गुड प्रोनाउंसिएशन आर क्वाइट रेयर। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि टीचर नहीं होते इस तरह के जो बिल्कुल ज़बरदस्त प्रोनाउंसिएशन को बोल सकें। तो इसी तरह वो कहता है क्या होता है फिर बच्चे अल्फाज या फिर वो लैंग्वेज सीख नहीं सकते। इस तरह वो कहता है इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर इज़ नॉट इजीली प्रैक्टिसेबल बिकॉज टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री। तो आगे वो कहता है इंडक्टिव टीचिंग भी टीचर्स के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उनको एग्जांपल देनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो ये हाई क्वालिफाइड टीचर कर सकता है, ऐसे आम टीचर नहीं कर सकता। इस तरह वो कहता है एब्सोल्यूट आइसोलेशन ऑफ मदर लैंग्वेज टंग फ्रॉम द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज़ इम्पॉसिबल। अगर वो कहता है आपने किसी को इंग्लिश सिखानी है और वो बंदा उर्दू या फिर किसी और ज़बान का है, तो आप उसको उसकी मदर टंग के बग़ैर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं। आगे वो कहता है एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड टीचर आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए होगा और हाई क्वालिफाइड टीचर होगा जो कि मुकम्मल उस लैंग्वेज के अंदर बोल सके। आगे वो कहता है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी वर्क नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि टोटल प्योर वो लैंग्वेज सीख रहा है तो उसके लिए क्या होगा, इसको पैसा यानी हाईली क्वालिफाइड टीचर चाहिए होंगे। तो हाई क्वालिफाइड टीचर जो होंगे, हाई क्वालिफाइड स्टाफ जो होगा वो सब ज़रा उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। इस तरह वो कहता है एट द अर्ली स्टेज इट इज़ द बेस्ट मेथड। शुरू में तो ये क्या था, ज़बरदस्त था, लेकिन बाद में इसको यूज़ कम किया गया और इसका यूज़ कम होता गया। फिर वो कहता है कि 20वीं सेंचुरी के 1920s के अंदर क्या हुआ कि ये मेथड जो था ऐसा डिक्लाइन की तरफ चला गया और फिर लोग दोबारा से वही पुराना मेथड जो था ट्रेडिशनल मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड उसी की तरफ आना शुरू हो गए। आगे वो कहता है डायरेक्ट मेथड बेशक ये भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव था, बहुत सारे आगे जो स्टेप्स लिए गए वो इसी को देख के लिए गए, और ख़ास तौर पे वो कहता है आइडियोलिंगुअल मेथड जो हम पढ़ते हैं वो इसी डायरेक्ट मेथड को ही एक्सपेंड करके इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। आगे फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑडियोलिंगुअल मेथड होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।